हीरे का सफर। सोचिए जरा, एक मामूली खुरदुरी चट्टान से निकलकर वो कैसे एक शानदार चमकते जेवर में बदल जाता है। हाँ, ये यात्रा वाकई में बहुत पेचीदा और दिलचस्प है। आज हम इसी हीरे की वैश्विक यात्रा की तहों को खोलेंगे। खास तौर पर 3 अहम पड़ावों पर ध्यान देंगे। भारत का सूरत, बेल्जियम का एंटवर्प और हाँ, यूएई का दुबई। बिल्कुल। और हमारी ये पड़ताल कई सार्वजनिक रिपोर्ट्स और दस्तावेजों पर आधारित है। अच्छा। और हाँ, ये साफ कर देना जरूरी है कि हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ जानकारी देना और समझना है। मतलब ये सारी बातें सार्वजनिक स्रोतों से ली गई हैं और इनका किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। नहीं हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हम समझेंगे कि ये तीनों शहर हीरे की इस ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी अपनी खास जगह कैसे बनाते हैं। और ये भी कि आजकल दुनिया भर में जो बदलाव चल रहे हैं उनका इन पर क्या असर पड़ रहा है। तो शुरुआत करते हैं भारत के डायमंड हब सूरत से। सुना है दुनिया की कटिंग और पॉलिशिंग राजधानी वही है। हाँ हाँ बिल्कुल। सूरत को यूं ही नहीं कहते। दुनिया के लगभग आप मानिए 90% कच्चे हीरे वो यहीं सूरत में तराशे और चमकाए लाते हैं। 90%? जी। यहाँ सदियों पुरानी कारीगरी और जो नई तकनीक है उसका एक दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। लेकिन आजकल सुनने में आ रहा है कि सूरत का ये चमकता कारोबार कुछ मुश्किलों में है, जैसे वैश्विक मंदी और वो लैब में बनने वाले हीरे। हाँ। रूस पर पाबंदियां, अमेरिकी टैरिफ्स, इन सब का असर पड़ा है क्या? हाँ, असर तो साफ दिख रहा है। देखिए, हाल के आंकड़े बताते हैं कि कट और पॉलिश्ड हीरो के निर्यात में करीब 22 से 30% की गिरावट आई है। ओह, 23%? हाँ, और इसका सीधा असर पड़ा है वहां के रोजगार पर। एक अनुमान है कि 50,000 से ज्यादा कारीगरों और कर्मचारियों की नौकरियां चली गई हैं या प्रभावित हुई हैं। 50,000? ये तो बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी। क्या इसका मतलब ये समझें कि सूरत की जो ये पारंपरिक महारत है, पीढ़ियों से चली आ रही, उस पर ही संकट है, या ये बस एक मतलब अस्थायी दौर है इन ग्लोबल प्रेशर्स के कारण? देखिए, ये एक अहम सवाल है और ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल उथल-पुथल का असर जमीनी हकीकत पर पड़ता है। अच्छा, अब अगर हम सूरत से निकलकर यूरोप चलें, हाँ। तो एंटवर्प की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एंटवर्प, हाँ हाँ। हीरे के व्यापार का वो ऐतिहासिक किला, डायमंड क्वार्टर तो बहुत मशहूर है वहां का। वही कहते हैं आज भी दुनिया के लगभग 84% कच्चे हीरे वहीं से गुजरते हैं। 84%? हाँ, यहाँ सालाना करीब 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है। लगभग 1500 कंपनियां हैं, 380 वर्कशॉप्स हैं। अच्छा। और इसका इतिहास तो 15वीं सदी तक जाता है, जब वो स्केफ आया था ना, स्केफ, एक घूमने वाला पॉलिशिंग व्हील। हाँ। उसने हीरा काटने की कला में जैसे क्रांति ला दी थी और एंटवर्प को दुनिया के नक्शे पर ला दिया। लेकिन इतनी इतिहास और रुतबे के बावजूद एंटवर्प भी आजकल दबाव में होगा, खासकर रूस पर लगी पाबंदियों की वजह से। हाँ बिल्कुल। हाल के महीनों में देखें तो रूसी हीरों के आयात में वहां लगभग 35% की कमी आई है। 35%? जी। और वहां की जो लोकल बॉडी है, एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर यानी AWDC, उस सरकार से मदद भी मांग रही है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे ये भू राजनीतिक तनाव जो हैं वो सदियों पुराने व्यापारिक केंद्रों की नींव भी हिला सकते हैं। तो सूरत की कारीगरी हो गई, एंटवर्प का इतिहास। अब नजर डालते हैं इस कहानी के सबसे नए खिलाड़ी पर, दुबई। इसका उदय तो बहुत तेज हुआ है। हाँ, आपने सही पकड़ा। दुबई ने 2000 के दशक के बाद से हीरा व्यापार में जबरदस्त तेजी दिखाई है। 2023 में कच्चे और पॉलिश्ड हीरों का कुल व्यापार वहां 38.3 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 38 बिलियन डॉलर्स? जी। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि 2021 में ही दुबई ने कच्चे हीरों के व्यापार के मामले में एंटवर्प को पीछे छोड़ दिया था। सच में? एंटवर्प को पीछे छोड़ दिया? हाँ, कच्चे हीरों के व्यापार में। और इसका जो नर्व सेंटर है वो दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है, DMCC। मैंने सुना है वहां पारदर्शिता और हीरे की ट्रेसेबिलिटी पर भी काफी जोर है। हाँ, DMCC ही इस बढ़ते कारोबार का केंद्र है। वहां दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड टेंडर सुविधा भी है और उन्होंने वेरिफिको नाम का एक डिजिटल ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है। वेरिफिको, हाँ। ये किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के तहत काम करता है। ये वही अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है जो पक्का करता है कि हीरे कॉन्फ्लिक्ट जोन से ना आए हों। फिको जैसे प्लेटफॉर्म पर जोर देना सिर्फ पारदर्शिता या नियमों का पालन करना ही नहीं है। ये शायद भविष्य के ग्राहक की जो नैतिक मांगे हैं उनको समझने और कहीं ना कहीं एंटवर्प के पारंपरिक विश्वास आधारित मॉडल को चुनौती देने की एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। अच्छा,
और इसके अलावा दुबई की कनेक्टिविटी, फ्री जोन, कम टैक्स, ये सब भी तो मदद करते होंगे। हाँ बिल्कुल, वो सब फायदे तो हैं ही। बेहतरीन कनेक्टिविटी है, फ्री जोन की सहूलियतें हैं, टैक्स दरें कम हैं, ये सब इसकी तरक्की में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो तस्वीर कुछ यूं बन रही है, सूरत तराशने और चमकाने में माहिर, एंटवर्प व्यापार और सर्टिफिकेशन का पुराना स्थापित घर, और दुबई एक तेजी से उभरता हुआ नया केंद्र जो व्यापार, टेंडरिंग और मॉडर्न टेक पर दांव लगा रहा है। बिल्कुल, एक तरह से देखें तो ये तीनों शहर एक दूसरे के पूरक हैं, अधूरे हैं एक दूसरे के बिना। सूरत के हुनरमंद कारीगर, एंटवर्प के तजुर्बेकार डीलर और दुबई की आधुनिक व्यवस्था, ये सब मिलकर ही हीरे के वैश्विक व्यापार का पहिया घुमाते हैं। लेकिन जैसा हमने बात की, ये जो भू राजनीतिक तनाव है, आर्थिक सुस्ती है और वो लैब में बनने वाले हीरे, हाँ। इनका बढ़ता चलन, इन तीनों ही केंद्रों के लिए नई और बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। बिल्कुल, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इन दबावों के चलते इनके आपसी समीकरण कैसे बदलते हैं, कौन ज्यादा लचीला साबित होता है। तो संक्षेप में कहें तो एक हीरे का पत्थर से जेवर बनने तक का सफर, सूरत की कारीगरी, एंटवर्प के व्यापारिक अनुभव और दुबई की नई व्यवस्था पर टिका है। ये तीनों मिलकर ही इस जटिल वैश्विक व्यापार को मुमकिन बनाते हैं। और भविष्य में इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, सरकारों की सही नीतियां और व्यापार करने में आसानी यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तीनों चीजें बहुत अहम होंगी। यही इस उद्योग को आगे बढ़ने में मदद करेंगी। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह हीरे को ट्रैक करने की तकनीक यानी ट्रेसेबिलिटी और लैब में बनने वाले हीरे बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए क्या लगता है भविष्य में इन तीन वैश्विक हीरा केंद्रों सूरत, एंटवर्प और दुबई के बीच ताकत का संतुलन किस तरफ झुक सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।